नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आज का टॉपिक मैं मेंशन कर देता हूं। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को हम नंबर 1 आरएनए समीकरण और नंबर 2 मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र द्वारा समझेंगे। देखो, अभिक्रिया चाहे ऊष्माशोषी हो चाहे ऊष्माक्षेपी हो, दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री वृद्धि करने पर वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसको मैं लिखता हूं, फिर हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी दोनों प्रकार की अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर। अब देखो, ये मेंशन करना इसलिए जरूरी है कि कई बार हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ऊष्माक्षेपी जो प्रक्रम है उसका ताप में वृद्धि करने पर प्रक्रम के मान में कमी आती है। इसीलिए आपको ये अच्छे से नोट करना है, चाहे ऊष्माक्षेपी हो या शोषी हो, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। यदि ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर, अब अभिक्रिया को मैं अभी करके नोट कर रहा हूं, अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यहां पर एक वर्ड आएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। इसको समझ रहे। देखो, सपोज करो यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जब ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हम मान रहे हैं केटी, वह जब हमने भर्ती करी तो कितना हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर आप 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए 0 डिग्री ले रहा हूं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक केटी वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हमें 0 में 10 डिग्री की वृद्धि करेंगे तो 10 ही होगा। ताप पर वेग स्थिरांक, इसको हम मान रहे हैं केटी प्लस 10 हो, तो इस कंडीशन में ताप गुणांक क्या हो जाएगा, ताप गुणांक हो जाएगा
इक्वल टू KT प्लस 10 और KT का रेशियो, और इसकी वैल्यू होती है लगभग 2 से 3, या लगभग हटा दो, इक्वली लगा सकते हो। तो ताप गुणांक मैंने क्या लिखा है, KT प्लस 10 और KT का अनुपात, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेग स्थिरांक है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो वेग स्थिरांक है, इन दोनों के मध्य ताप का अंतर कितना है, KT प्लस 10 और KT के मध्य ताप का अंतर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ताप गुणांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर वेग स्थिरांक, क्योंकि KT क्या है, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के अंतर में वेग स्थिरांकों का अनुपात है अनुपात ताप गुणांक कहलाता है, और इस ताप गुणांक की वैल्यू कितनी है, 2 से 3। अब हम अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए सबसे पहले बात कर रहे हैं आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस। इसको आर्हेनियस समीकरण, कई आर्हेनियस सिद्धांत भी बोलते हैं। देखो, आर्हेनियस ने अपने सिद्धांत के आधार पर एक इक्वेशन दी जिसके द्वारा हम अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। मान लो हमने 100 अभिकारक के अणु लिए हैं, तो सब के सब भाग नहीं लेंगे। कौन भाग लेंगे, नंबर 2, केवल सक्रिय अणु ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब ये सक्रिय अणु क्या होते हैं, वह अणु जिनके पास अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो, सक्रिय अणु कहलाते हैं। अब ये आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है, अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। यानी जिन जो सक्रिय ऊर्जा वाले अणु हैं, उन्हीं को हम सक्रिय अणु कहते हैं। अब सवाल आता है, ये ताप कहां से आता है, तो अभिकारक के अणु परस्पर टक्कर कर अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप उपलब्ध करते हैं। फिर ये सक्रिय अणु जो हैं, सक्रिय अणुओं की सांद्रता अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ये सक्रिय अणु परस्पर टक्कर करके मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं, जो उच्च ऊर्जा वाली एक अस्थायी स्पीशीज है, जिसे सक्रिय संकुल कहते हैं। ये टूटकर उत्पाद देता है। तो मैं यहां पर आर्हेनियस सिद्धांत के अभिग्रहित वो होते हैं सिद्धांत के पॉइंट, पोस्टुलेट्स, अंग्रेजी में बोलते हैं पोस्टुलेट, हिंदी में बोलते हैं अभिग्रहित, कि सिद्धांत कहता क्या है। तो नंबर 1, अभिकारक के सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो कौन भाग लेते हैं, केवल सक्रिय अणु ही। इसको हम एक में ले लेते हैं, भाग लेते हैं।
अब ये सक्रिय अणु क्या है, जिनके पास अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो। तो अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जिनके पास न्यूनतम ऊर्जा है, तो न्यूनतम ऊर्जा युक्त अणु, जिनके पास अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो, उन अणु को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय अणु कहलाते हैं। अब ये जो न्यूनतम ऊर्जा है ये क्या होती है, तो इसको हम बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाएगी, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। हर एक पॉइंट आप साथ साथ में लिखते जाएं, लिखोगे तभी समझ में आएगा। न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। अब ये सक्रिय ऊर्जा कहां से आएगी, अभिक्रिया कणों परस्पर टक्कर करके सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अभिक्रिया कणों परस्पर टक्कर द्वारा, आपस में इनकी भिड़ंत होगी, टक्कर होगी, और टक्कर द्वारा इनको सक्रिय ऊर्जा मिल जाएगी, सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, वेग समानुपाती सक्रिय अणुओं की सांद्रता। जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, और क्योंकि अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणुओं की सांद्रता के समानुपाती है, तो ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ने के कारण अभिक्रिया का
वेग बढ़ जाता है। अब क्या होगा, ये सक्रिय अणु युक्त ऊर्जा वाले अणु, सॉरी सक्रिय ऊर्जा युक्त अणु आपस में टक्कर करेंगे और टक्कर द्वारा मध्यवर्ती संकुल बनाएंगे जो टूट कर क्या देगा, उत्पाद। तो सक्रिय ऊर्जा युक्त अणु क्या करेंगे, सक्रिय अणु या सक्रिय अणु, सक्रिय अणु परस्पर टक्कर द्वारा मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं, इसे या मध्यवर्ती संकुल क्या है, यह है उच्च ऊर्जा युक्त, एनर्जी हाई है, और क्या है, अस्थायी। मध्यवर्ती इंटरमीडिएट होता है, जिसे सक्रिय संकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जो सक्रिय संकुल है, ये क्या करेगा, यह है टूट कर उत्पाद देता है। तो देखो, एक बार मैं आरएनएस सिद्धांत के अभिग्रह को आपको वापस समझा देता हूं। ये कहता है कि अभिकारक के सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल सक्रिय अणु ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे अणु जिनके पास अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो सक्रिय अणु कहलाते हैं। अभिक्रिया का वेग इन सक्रिय अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ने के कारण टक्करें ज्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। फिर ये सक्रिय अणु परस्पर अभिक्रिया कर मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं जो टूटकर उत्पाद देता है। बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन कर रही है। ये आपस में जब टक्कर करेंगे तो ये मध्यवर्ती संकुल बनाएंगे। इस टाइम बंद है तो डॉटेड लाइन द्वारा बनाते हैं। ये हो गया अपना मध्यवर्ती, और ये मध्यवर्ती टूट कर क्या देगा, उत्पाद HI प्लस HA। इन्हीं के आधार पर, इन पोस्टुलेट के आधार पर आरएनएस ने अपनी समीकरण दी जिसे हम बोलते हैं आरएनएस समीकरण। देखो ये क्या है, आरएनएस समीकरण है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इसे, K बराबर A e⁻⁻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 ⁻
चरघातांकी गुणांक, अभिक्रिया का चरघातांकी गुणांक। ई सॉरी ये अपने क्या नहीं है, ए के क्या है, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। ई ए का मतलब है एक्टिवेशन फॉर एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। और आर गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। और टी तो आपको पता ही है, टी फॉर टेम्परेचर। तो ये है आरएनए समीकरण।
और इससे स्पष्ट है कि यदि हम ताप में वृद्धि करेंगे तो वेग स्थिरांक में चर घातांकी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हम मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ने के कारण टक्करें अधिक होती हैं, परिणाम स्वरूप वेग में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूं जिसमें अपने सारा हो जाएगा कि किस प्रकार संक्रिय संकुल बनेगा। देखो ग्राफ बना रहे हैं, यहां पर हम ले रहे हैं इस गतिज ऊर्जा, यहां हम ले रहे हैं अभिक्रिया निर्देशांक। सपोज करो यहां अपना रिएक्टेंट है, यहां अपना प्रोडक्ट है, तो एनर्जी वेरी रहेगा। यहां पर दोनों अलग है, ये यहां पर है H2 + I2 और यहां पर है 2HI, उत्पाद बन गया। यहां पर अपना है मध्यवर्ती। तो यदि अभिकारक अणुओं के पास सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा है तो ये मध्यवर्ती संकुल टूटकर उत्पाद देगा, अन्यथा ये मध्यवर्ती संकुल टूटकर पुनः अभिकारक में बदलेगा यदि रिएक्शन नहीं होगी। यहां से लेकर इसको मैं रेफरेंस बता देता हूं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं इसको नाम देता हूं EA1 एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। ये अभिकारक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा है और यहां से लेकर यहां तक यह है EA2, यह है उत्पाद के अणुओं की सक्रिय ऊर्जा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी ये, इसको हम बोलते हैं डेल्टा H, अभिक्रिया एंथैल्पी। तो ये हमने बात की आरएनए समीकरण की, और इसमें ग्राफ से स्पष्ट है कि अभिकारक अणु आपस में अभिक्रिया करके उच्च ऊर्जा वाली, यहाँ एनर्जी सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा तो एनर्जी है ही नहीं, उच्च ऊर्जा वाली एक मध्यवर्ती स्पीशीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती संकुल, और ये टूट कर क्या देता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा का अंतर अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाती है। अब हम इसके बाद लेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र। बोर्ड को पूरा इरेज करते हैं। हम ले लेते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र। देखो अभिकारक के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती, यह हमें पता है। गतिज ऊर्जा 0 से अनंत के मध्य होती है, इसीलिए हम एक अभिकारक के अणुओं को नहीं जान सकते। इसीलिए एक से अधिक अणुओं के व्यवहार को जानने के लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का उपयोग किया। ये मैं लिखता हूं, फिर आगे बात करेंगे। तो अभिकारक के सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है। यह रेंज होगी या तो 0 या अनंत के बीच में, 0 से अनंत के मध्य होते हैं। तो क्योंकि गतिज ऊर्जा समान नहीं है, इसीलिए एक अणु की व्याख्या नहीं कर सकते, अतः एक अणु को नहीं जाना जा सकता।
इसीलिए एक से अधिक अणुओं के व्यवहार को, ये अणु कौन से है? अभिकारक अणु। व्यवहार को जानने के लिए ये जो दो बंदे थे, मैक्सवेल और दूसरे बंदे का नाम है बोल्ट्जमान, ने सांख्यिकी का उपयोग किया। सांख्यिकी वे होती है जिसमें आंकड़ों के आधार पर रिजल्ट निकाला जाता है। मैं पहले यहां एक ग्राफ बनाता हूं, फिर हम ग्राफ के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे आगे। इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं गतिज ऊर्जा, और यहां हम ले रहे हैं NE/NT, जिसको हम प्रभावित अणु का अंश भी बोलते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। चलो, ग्राफ का ये जो पॉइंट है ये बताएगा अति संभावी गतिज ऊर्जा, और ये जो पॉइंट है इसमें इस पॉइंट पर जो ऊर्जा है वो है EA, सक्रियण ऊर्जा। देखो, इस ग्राफ से मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने गतिज ऊर्जा का वितरण ज्ञात किया कि गतिज ऊर्जा कितनी वेरी करती है। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान के अनुसार यदि हम गतिज ऊर्जा का वितरण निकालना चाहें तो हम गतिज ऊर्जा का वितरण NE/NT व गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं। तो इनके अनुसार गतिज ऊर्जा का वितरण, यानी शून्य से अनंत वाली पॉसिबिलिटी जो है वो हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो गतिज ऊर्जा का वितरण है NE/NT व गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्र से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, अब बात करते हैं ग्राफ की। ये पॉइंट उन अणुओं के अंश को बताता है जिनकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम है, और ये उन अणुओं के अंश को बता रहा है तो जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक है। तो अगर हम देखें तो उन अणुओं का ग्राफ में स्थान बहुत कम है जिनकी ऊर्जा कम है, यानी इतनी सारी दिया है, और उनकी भी ग्राफ में स्थान कम है जिनकी ऊर्जा अधिकतम है। यानी अधिकतम वाला जो है वो भाग इतना सा है और न्यूनतम वाला भाग इतना सा है, बाकी भाग क्या है? इन दोनों के बीच का। तो वक्र से स्पष्ट है कि अत्यधिक कम ऊर्जा और अत्यधिक अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश कम है। इनकी ऊर्जा, यानी अधिकांश ऐसे अणु हैं जिनकी ऊर्जा न्यूनतम से अधिकतम के बीच की है। अत्यधिक कम ऊर्जा का अंश क्यों कम है? क्योंकि ग्राफ में इसका भाग छोटा सा है। अधिक ऊर्जा वाले का अंश कम क्यों है? क्योंकि इसका ग्राफ में स्थान कम है। तो देखो, वक्र क्या कहता है? वक्र से स्पष्ट है कि अत्यधिक कम ऊर्जा व
अत्यधिक अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश भाग कम है। इनकी ऊर्जा क्या है? अधिकतम से न्यूनतम के बीच, यानी ऐसा एरिया बहुत ज्यादा है जिनकी ऊर्जा न्यूनतम और अधिकतम के बीच है। अब देखो, जब हम ताप में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? ताप में वृद्धि करने पर यह ग्राफ ऊर्जा के अधिक मान की ओर खिसक जाएगा। ऊर्जा का अधिक मान किस तरफ है? इस तरफ। इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ऊपर जाएंगे तो प्रभावी अणुओं का अंश बढ़ेगा। तो देखो, अगर किसी को दिक्कत है तो एन ई अपॉन एन टी, ये एन ई क्या है? ई ऊर्जा युक्त अणु, यानी ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा ई है, और एन डी क्या है? कुल अणु। तो एन ई अपॉन एन टी क्या है? एन ई बटा एन टी, ये है प्रभावी अणुओं का अंश, ये वह अणु जो अभिक्रिया करने के लिए उपलब्ध होते हैं। देखो, अब बात करते हैं ग्राफ। ये ग्राफ थोड़ा सा हाइट में ज्यादा बन गया था, मैं अब कम हाइट वाला ग्राफ बनाऊंगा। थोड़ा सा घोर बनाने की कोशिश करते हैं। ये वही है, इस पॉइंट पर गतिज ऊर्जा और इस ऊर्जा पर प्रभावी अणुओं का अंश, ये लिख देता। प्रभावी अणुओं का अंश। ग्राफ को अलग दिखाने के लिए मैं इसको दूसरे कलर के मार्क से दिखा देता हूं, ताकि हमको समझने में इजी, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बताएगा सेकंड। इस एरिया को मैं इसी पेन से बता देता हूं, और ब्लैक वाले एरिया को ब्लैक पेन। ये भी ठीक है। अब ये जो ग्राफ जो ब्लैक पेन से बनाया है, ये है टी ताप। ब्लू वाला है, ये है टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। तो देखो, पहले वाला ग्राफ ब्लैक है, जैसे ही हमने ताप में वृद्धि की, ग्राफ गति ऊर्जा के अधिक मान की ओर खिसक गया, इस तरफ खिसक गया। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ग्राफ गति ऊर्जा के अधिक मान की ओर खिसक गया। सेकंड है किस तरफ है? राइट साइड, दाईं ओर खिसक गया। कब? जब हमने ताप में वृद्धि की। तो इसको लिख देता हूं, ताप में वृद्धि करने पर वक्र अधिक ऊर्जा की ओर या दाईं ओर, राइट साइड, खिसक जाता है। अब देखो, जैसे ही ग्राफ दाईं ओर खिसका, अब जो एरिया है ये उन अणुओं की संख्या है। देखो, ये पूरा का पूरा ये है प्रभावी अणुओं का अंश। तो यदि हम ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो एरिया है यहां से लेके यहां तक, ये उस समय प्रभावी अणुओं का अंश है। सॉरी, उस समय प्रभावी अणुओं का अंश है जब ताप T था।
लेकिन जैसे ही ताप में वृद्धि की, अब प्रभावी अणुओं का अंश ये हो गया, यानी पहले क्या हो गया, डबल। तो ताप में वृद्धि करने पर प्रभावी अणुओं का अंश या प्रभावी अणुओं की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप टकरें ज्यादा होगी, और टकरें ज्यादा होगी तो उत्पाद भी अधिक बनेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो जैसे ही ताप में वृद्धि करेंगे, सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप टकरों की संख्या बढ़ने के कारण वेग बढ़ जाता है। तो मैं लिख देता हूं, ताप में वृद्धि करने पर इसको प्रभावित करो, सक्रिय कर लो, सक्रिय अणुओं का या सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। अब सांद्रता बढ़ेगी, क्या होगी, टकरें ज्यादा होगी, परिणाम स्वरूप टकरें बढ़ने के कारण वेग में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब ग्राफ में क्या बता रहा है कि टी ताप पर जो एरिया है वो, और टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो एरिया है, इसको मैं अलग से समझाना, ध्यान देंगे कि टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो भाग है वो पहले की तुलना में, पहले इतना था अब इतना हो गया है, यानी पहले की तुलना में डबल हो जाएगा। तो ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पहले की तुलना में डबल हो जाता है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग भी डबल हो जाएगा। ये उन अणुओं का अंश है जो अभिक्रिया करके उत्पाद देंगे। जब सक्रिय अणुओं का अंश ही बढ़ जाएगा, और सक्रिय अणुओं का अंश कितना बढ़ रहा है, डबल, तो ताप भी कितना बढ़ जाएगा, डबल। देखो इसको ध्यानपूर्वक समझे, ताप में वृद्धि करने पर सक्रिय अणुओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पहले की तुलना में डबल हो जाएगा, तो वेग भी डबल हो जाएगा। हमें प्रभावित से अगर दिक्कत होगी तो सक्रिय हो जाएगा। तो ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पहले की तुलना में डबल, दुगुना हो जाता है। परिणाम स्वरूप वेग भी दुगुना हो जाता है। जैसे हमने ताप में वृद्धि की, ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पहले की तुलना में डबल हो गया, और ये क्षेत्रफल उन अणुओं का अंश है जो अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अर्थात ताप बढ़ाने पर अब वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल डबल हो जाएगा, तो वेग भी डबल हो जाएगा। एक बार मैं पुनः आपको इसको समझा देता हूं। अभिक्रिया के सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती, 0 से अनंत के मध्य होती है, इसीलिए एक अणु के व्यवहार को जानना संभव नहीं है। अतः एक से अधिक अणुओं के व्यवहार को जानने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने सांख्यिकी का उपयोग किया। इनके अनुसार गतिज ऊर्जा का वितरण Na/nt व गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ से स्पष्ट है कि अत्यधिक कम और अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश कम है। अधिकांश अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा न्यूनतम से अधिकतम के मध्य है। जब हम प्रभावी अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो इससे ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे ही ताप में वृद्धि की, ये टी ताप पर है और ये वाला है टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। जैसे ही ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए, ग्राफ गतिज ऊर्जा के अधिक मान की ओर खिसक जाता है, अर्थात दाईं ओर खिसक जाता है। अब ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पहले की तुलना में डबल हो जाता है, परिणाम स्वरूप वेग भी डबल हो जाएगा। तो ये हमने बात की अभिक्रिया के वेग
की ताप पर निर्भरता। सक्रियण ऊर्जा वाला जो टॉपिक है मैं उसको अगले वीडियो में अलग से डिटेल से करवाऊंगा। तो हम अगले वीडियो में सक्रियण ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।